प्यारे विद्यार्थियों, सुभाशीष, कल के व्याख्यान में हमने लखनवी नवाब अध्याय के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया था। प्रश्नोत्तर स्पष्ट किए थे। लखनवी नवाब अध्याय के 4 प्रश्न हमने कल के व्याख्यान में स्पष्ट किए थे। आइए इसी प्रश्न अभ्यास में आगामी पक्ष है रचना और अभिव्यक्ति। कुछ ऐसे प्रश्न जिनमें बालक की रचनात्मक क्षमता का या भाषा पर कितनी पकड़ है इसका पता चलता है। अभिव्यक्ति वो किस प्रकार प्रभावशाली भाषा में कर पाता है इसका भी पता चलता है। 3 प्रश्न 5, 6 और 7 ये 3 प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को अपनी भाषा में किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं इसे जाने। वैसे ये प्रश्न याद करने के नहीं है। याद करने का वैसे कोई प्रश्न नहीं होता है, केवल समझ करके अपनी भाषा में ही उत्तर देना पड़ता है। किंतु इन प्रश्नों में रचनात्मक क्षमता कुछ अधिक उभर करके आती है। बालक की भाषाई कल्पना शक्ति का भी ज्ञान होता है। पहला प्रश्न है अर्थात 5वां प्रश्न, जिसके 2 भाग है, क और ख। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। लेखक पूछना चाहते हैं कि नवाब साहब ने जो खीरा खाने की प्रक्रिया अपनाई है, अर्थात खीरा धोने से लेकर के और डब्बे के बाहर फेंकने तक का जो चित्र है, उसे अपने शब्दों में खींचने के लिए कहा गया है। नवाब साहब के सामने 2 चिकने खीरे रखे थे। वे निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि किस प्रकार से लेखक के सामने उनको खाया जाए, क्योंकि यह उनके नवाबी पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था। अंत में निश्चय करके उन्होंने दोनों खीरों को खिड़की से बाहर ले जाकर के धोया, जेब से चाकू निकाल करके गोद कर उनका झाग निकाला और उसके बाद सामने तौलिए पर उनको रख करके और बड़े करीने से एहतियात के साथ काटा और छिला और करीने से फांकों में काट करके और सजाते गए। नवाब साहब के पास मिर्च और नमक मिला, जीरा मिला मसाला था, जिसको उन्होंने खीरों पर बुरक दिया। खीरों पर बुरकते समय उनके जबड़े स्फुरण कर रहे थे। लेखक ने कहा है ऐसा लग रहा था मानो मुंह में पानी आ रहा है। यानी मन से वो खीरा खाना चाहते थे, पर क्योंकि उनकी नवाबी पर एक प्रश्न चिन्ह लगता था, लेखक के सामने वो खाने में शर्म महसूस करते थे, लज्जा महसूस करते थे, इसलिए खीरों को वो खाने की बजाय सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंकते गए। लेखक कहते हैं कि जब वो मसाला बुरक रहे थे तब लेखक की भी खाने की इच्छा हुई थी, पर पहले मना कर चुके थे, अतः आत्मसम्मान निभाना उचित समझा। नवाब साहब ने भी खीरों की फांकों पर मसाला बुरकते समय अपने मन के भावों को छिपाने का प्रयास किया था, पर उनके मुंह में पानी आ रहा है ऐसा लेखक को स्पष्ट हो गया। जब वे खीरों को सूंघ रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी आंखें बंद हो गई हैं और खीरों के रस का या उसके स्वाद का आनंद वो मन ही मन ले रहे हैं। इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया है, उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि नवाब साहब खीरा खाना चाहते थे, किंतु फिर भी वे एक नवाब होने के नाते इस बात में संकोच महसूस कर रहे थे कि वो एक आम व्यक्ति के सामने खीरा कैसे खाएं। अगला प्रश्न ख है इसी का ही। किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? देखिए, किसी भी वस्तु को, खाने की वस्तु को या किसी व्यंजन को हम अपने भावनाओं के आधार पर और अधिक स्वादिष्ट बना सकते हैं। किसी फल को जो हम काटते हैं, तरीके से काटते हैं, तरीके से उस पर मसाला डालते हैं, तरीके से खाते हैं तो उसका स्वाद और ज्यादा हो जाता है। हम गाजर या मूली को जब काटते हैं तो पहले उसको छीलते हैं, उसके बाद उसको लंबी फांकों में चीरते हैं, उस पर मसाला बुरकते हैं और फिर उसको रस लेकर आनंद के साथ खाते हैं। उसी प्रकार से जब हम सेब को
काटते हैं या उसको खाने का आनंद लेते हैं तो उसको छीलते हैं, 4, 5 या 10 फाँकों में उसको लंबी फाँकों में काटते हैं। कठोर हिस्सा जो अंदर है या फिर सिरों पर है उसको काट कर बाहर फेंकते हैं और फिर इच्छा अनुसार मसाला मिला करके उसको हम कांटे से अथवा अंगुलियों से या फिर किसी तरीके के द्वारा हम उसको खाकर उसका आनंद प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से अमरूद को भी यद्यपि बाहर से नहीं छीलते पर सिरों का कठोर भाग अवश्य काट करके फेंक दिया जाता है। इसे भी सेब की तरह से ही फांकों में चीर करके खाया जा सकता है। टमाटर को भी हम गोल फांकों में काट करके मसाला डाल करके रोटियों के साथ भोजन के साथ उसका आनंद लेते हैं। इसी प्रकार प्याज आदि को भी काट करके खाया जा सकता है। छठा प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। लेखक का यह मानना है कि नवाब साहब जो खीरा खा रहे हैं या उनका जो व्यवहार है इसमें वो नवाबी दिखाना चाहते हैं, यह उनकी सनक है। सनक एक इस प्रकार का व्यवहार होता है जिसके पीछे व्यक्ति किसी वस्तु के पीछे पड़ जाता है तो उसे करने में उसे आनंद आता है और वह उसको पूरा करके ही दम लेता है। सनक में जिद्द का भाव अधिक होता है। लेखक का मानना है कि नवाब साहब की भी सनक ही थी जो वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे या फिर खीरे को वो पूरी मेहनत के साथ काटने के बाद भी खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाबों और राजाओं की बहुत सी सनक और शौक होती है। सनक और शौक में एक अंतर है। शौक होता है किसी चीज को पसंद करना, जैसे शिकार का शौक, पान चबाने का शौक, कोई शरबत आदि पेय पदार्थ पीने का शौक, अच्छे कपड़े पहनने का शौक, इसको हम कहते हैं शौक, पसंद। पर सनक के अंदर जिद्द और हठ का भाव अधिक रहता है। व्यक्ति को जिद हो जाती है, हठ हो जाती है किसी काम को पूरा करने की। जैसे मुगल बादशाह शाहजहां, उनको इमारत बनवाने का बहुत अधिक शौक था। उन्होंने इसी क्रम के अंदर, जैसा इतिहास में हम पढ़ते हैं, सुनने में आता है, ताजमहल का निर्माण भी सनक के तहत ही करवाया। और भी अनेकों इमारतें थी जो उनके द्वारा इसलिए बना दी गई कि मानो वो उनकी सनक थी, उसको उस सनक को पूरी करना उनकी जिद में, उनकी हठ में, उनके स्वभाव में शामिल था। इसी प्रकार से अकबर आदि ने भी अपने नवरत्नों को दरबार में रख करके संगीत आदि का और कई विद्याओं का विकास किया। यह उनकी सनक के अंदर ही शामिल था। अगला प्रश्न आता है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप भी हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। देखिए, सनक में हठ का भाव अधिक होता है, पर सनक दो प्रकार की है। यदि कोई व्यक्ति शराब पीने की सनक रखता है या फिर कोई नशा करने की सनक रखता है तो यह उसके लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। समाज के लिए भी यह हानि है और एक गलत और नकारात्मक संदेश समाज को जाता है। पर कुछ सनक ऐसी होती हैं जिनमें उस व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा काम कर दिया जाता है जो समाज के लिए लाभदायक होता है। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु का आविष्कार कर देना। विज्ञान के बहुत से आविष्कार सकारात्मक सनक का ही परिणाम है। किसी एक वस्तु को बनाने के लिए किसी व्यक्ति के मन में सनक बैठ गई कि मुझे यह वस्तु बनानी है या यह आविष्कार करना है या समाज को कुछ करके दिखाना है, तो यह भी उसकी सनक का परिणाम है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक है। इसके साथ साथ बिहार के उस व्यक्ति की चर्चा भी करनी चाहिए जिसको यह सनक हो गई कि रास्ते में एक पहाड़ है और दूसरी ओर के गांव में अस्पताल जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जिसमें उसकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई थी। उसने एक सनक पाल ली कि इस पहाड़ को काट करके रास्ता मुझे बनाना है और उसने 36 साल लगातार प्रयास करके पहाड़ को चीर करके एक रास्ता बना दिया। अब लोगों को
अस्पताल जाने में समय नहीं लगता और बहुत से अमूल्य जीवन उससे बच जाते हैं। तो यह भी सकारात्मक सनक का ही परिणाम है। इस प्रकार की सकारात्मक जिद या सनक समाज के लिए लाभदायक है, समाज को संदेश देती है और आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद करती हैं। अतः जब कोई सनक सकारात्मक रूप में हमारे सामने आती है तो वह सनक समाज के लिए लाभदायक है और इस प्रकार के सनकी व्यक्तियों ने इस समाज का, इस संसार का बहुत अधिक विकास किया है। प्यारे विद्यार्थियों, 3 प्रश्न आज के व्याख्यान में करवाए गए हैं। इसके बाद यह अध्याय समाप्त होता है। आगामी अध्याय आपके सामने कल के व्याख्यान में स्पष्ट किया जाएगा। तब तक के लिए शुभाशीष। नमस्कार।